नमस्कार साथियों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीडीपी का भी वीडियो हम बीच बीच में लाते रहेंगे। सीडीपी को भी न्यू पैटर्न में जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वंशानुक्रम पर बात किए थे। बहुत ही शानदार वीडियो है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ है, उसे भी देख कर आइए, तब ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखा जाए तो सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। इसे बोलते हैं नेचर वर्सेज नर्चर, जिसमें प्रकृति एवं पोषण विवाद भी कहते हैं, डिबेट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वंशानुक्रम, फिर वातावरण। तो वंशानुक्रम का बहुत ही निचोड़ वीडियो हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम वंशानुक्रम पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। आइए अर्थ एवं पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसा कि हमने वंशानुक्रम का उपनाम देखे थे, वैसे ही हम वातावरण को भी उपनामों से जाना जाता है। जैसे वातावरण को परिवेश भी कहा जाता है, पोषण भी कहा जाता है, जैसे कि वंशानुक्रम को प्रकृति कहा जाता है, नेचर, वैसे ही वातावरण को पोषण कहा जाता है, नर्चर कहा जाता है। क्योंकि बालक जो है यहीं से पोषण प्राप्त करके अपने जो जन्मजात योग्यताएं हैं उसे भी प्रभावित कर सकता है उचित वातावरण मिलने पर। तीसरा देखेंगे, तीसरा नाम है उपनाम पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सामाजिक कारक, ये भी इसी का उपनाम है, सोशल फैक्टर्स। और बाह्य कारक भी इसे को कहते हैं वातावरण को। और अर्जित कारक, क्योंकि ये अर्जित किए जाते हैं, एक्वायर्ड किए जाते हैं वातावरण में रहकर, इसलिए इसे अर्जित कारक भी कहते हैं और पालन पोषण कारक भी कहते हैं। तो इन उपनामों से भी यूज होता है, क्योंकि हिंदी नाम हमेशा चेंजेस देखने को मिलता है। तो परीक्षाओं के लिए आपको इन नामों को भी विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम समझेंगे वातावरण। तो वातावरण जो होते हैं दो तरीके का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में जो शारीरिक परिस्थिति, जन्म से पूर्व माता के गर्भ में होने वाले परिस्थिति या परिवर्तन, या जो वातावरण मिलता है गर्भ में, गर्भाधान के समय में, तो वह आंतरिक वातावरण कहलाता है। वही बाह्य वातावरण की बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण को भी देखा जाए तो प्राकृतिक कारक, प्रकृति और प्रकृति द्वारा ही बालक सहनशीलता तथा साहस आदि ज्ञानोपयोगी गुण सीखता है। अर्थात जैसा आपको प्राकृतिक रूप से जो भौतिक वातावरण प्रदान होता है, उससे भी जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये भौतिक वातावरण देखेंगे। वही बाह्य वातावरण में सामाजिक वातावरण देखेंगे, जो मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां हैं। भौतिक वातावरण क्या है? प्राकृतिक वातावरण है। वही सामाजिक वातावरण क्या है? मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां हैं। भौतिक वातावरण को ऐसे समझिए, क्योंकि ये जैसा कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का जो रहन सहन है, खान पान है, या बहुत चीज़ उस क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, तो उस वातावरण को हम भौतिक वातावरण कहेंगे। वही एक मैदानी क्षेत्र के बालक का रहन सहन, खान पान एक अलग तरीके का रहेगा, तो उसे हम भौतिक वातावरण अर्थात प्राकृतिक कारक के रूप में देखेंगे। वही सामाजिक वातावरण में मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि। इसको भी सामाजिक वातावरण को भी दो भागों में बांटा गया है, सांस्कृतिक वातावरण और मनोसामाजिक वातावरण। आइए अब हम बात करेंगे वातावरण पर मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण क्या है। साथियों, जैसा कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों का विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका या रोल वंशानुक्रम पर है, उसी प्रकार बहुत से मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि बच्चों के विकास में वातावरण का ज़्यादा रोल है। जैसे कि वाटसन जो है, जेबी वाटसन जी जो है, वातावरणीय कारकों को ज़्यादा रोल बताया है बच्चों के विकास पर। जैसे कि इन्होंने कहा भी है कि जैसे भी बालक दो मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दीजिए, उन्हें उचित वातावरण देकर मैं चाहूँ तो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या विशेषज्ञ कुछ भी बना सकता हूँ। अर्थात इन्होंने वातावरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया बच्चों के विकास में। वही वुडवर्थ का कहना है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। वही रॉस का कहना है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वही एनास्टॉसी के द्वारा कहा गया कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है।
वही जिस्पर्ट का कहना है, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। तो ये रही वातावरण पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण। तो देखा जाए तो जो प्रकृति और पोषण डिबेट है उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण जो है, कोई वंशानुक्रम को ज़्यादा उत्तरदायित्व मानते हैं बच्चों के विकास के लिए और कुछ वातावरण कारक को ज़्यादा उत्तरदायित्व मानते हैं बच्चों के विकास के लिए। आइए अब वातावरण को परिभाषित करते हैं, इन्वायरमेंट को। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक और बाह्य कारकों का समुच्चय जो है वातावरण कहलाता है। अर्थात वातावरण में दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है, आंतरिक वातावरण का भी और बाह्य वातावरण का। आइए कैसे जो है इम्पॉर्टेंट रोल है तो इसे समझते हैं। क्योंकि आंतरिक वातावरण जो होता है जिसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, यह वह वातावरण है जो जन्म से पहले प्रीनेटल स्टेज बालक को प्रभावित करता है, जन्म से पहले प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो शारीरिक परिस्थिति, जन्म से पूर्व माता के गर्भ में होने वाली परिस्थितियों से। जैसे इसमें माँ का स्वास्थ्य है, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा। वही माँ का पोषण, उचित समय में उसे माँ को खाना मिलता है और सही खाना मिलता है, संतुलित आहार मिलता है, तो बच्चों का जो पोषण है वो अच्छे से होगा, बच्चों का डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। मानसिक तनाव यदि होता है तो वो बच्चे के मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है, बस बच्चे के जो विकास है उस पर भी प्रभाव डालता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में प्रभाव डाला जा सकता है मानसिक तनाव। वही दवाइयाँ या बीमारियाँ, जैसे कि इसलिए जो गर्भावस्था में जो होते हैं उन्हें जो दवाइयाँ यूज करनी होती है वो डॉक्टरों की सलाह से यूज करनी होती है। चाहे वह नॉर्मल मेडिसिन ले, चाहे वो देखा जाए तो नॉर्मल सर्दी खांसी या किसी प्रकार का भी दवाई ले तो वो डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं लेते। उसमें भी जो हाई एंटीबायोटिक से या एंटीबायोटिक से ज़्यादातर बचने की कोशिश किया जाता है। तो दवाइयों का भी प्रभाव, यदि अधिक दवाइयाँ या अनावश्यक दवाइयों का उपयोग होता है तो भी बालक के जो डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता को गर्भाधान के समय या गर्भावस्था के समय कोई बीमारी है तो उसका जो है इफ़ेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है। नशा करते हैं कोई माता गर्भाधान के समय तो उसका भी इफ़ेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो सीधा कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में प्रभावित करता है, और वो चाहे गर्भाधान के समय में हो तो वो आंतरिक वातावरण कहलाएगा। जैसे कि गर्भावस्था में यदि कुपोषण है तो कमज़ोर शिशु, कम वजन का, और वही अत्यधिक तनाव होता है तो भी मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और यदि संतुलित आहार के साथ बच्चों का संतुलित आहार माता को मिलता है, सही समय में मिलता है, तो बच्चों का भी डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो आंतरिक कारण भी बहुत ही, आंतरिक कारक भी वातावरण का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बालक के विकास पर। तो इसे जो है आंतरिक कारक कहते हैं, आंतरिक वातावरण कहते हैं। यह बालक के प्रारंभिक विकास की नींव रखता है। नेक्स्ट देखेंगे बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण किस प्रकार इफेक्ट डालता है? तो यह वह वातावरण है जो जन्म के बाद बालक को प्रभावित करता है। जैसे कि भौतिक वातावरण में प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु, मौसम, स्थान, प्राकृतिक संसाधन। हमने बात की कि जैसा जलवायु होगा वहाँ का खान पान होगा या वहाँ का मौसम होगा। पहाड़ी इलाका के बच्चे को जो है देखा जाए तो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होता या गर्मी इलाके में चले जाते हैं, तो देखा जाए तो वहाँ का खान पान, रहन सहन या उनके शारीरिक बनावट भी अलग होंगे। मौसम पर भी निर्भर करेगा, स्थान पर भी निर्भर करेगा, प्राकृतिक संसाधन पर भी। सहनशीलता, साहस, अनुकूलन क्षमता, अनुभवात्मक ज्ञान, डेवलप्ड बाय नेचर, ये सभी पर ये जो है भौतिक वातावरण प्रभाव डालेगा। उदाहरण के लिए देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अधिक सहनशील हो सकता है, स्वच्छ वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य है। अर्थात देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे जो है अपने खान पान के लिए ज़्यादातर जंगल पर निर्भर होते हैं। वहाँ का लकड़ियों से ज़्यादा मेहनत करके जो है अपना जीविकोपार्जन करने की शिक्षा जो है अपने परिवेश से मिला रहता है। वो हर काम मेहनत करके करता है, वो ज़्यादातर भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता है, जिससे उनका जो शारीरिक जो
बनावट है या शारीरिक मजबूती है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए स्वच्छ वातावरण और शुद्ध वायु मिलता है, इसके कारण उनका बेहतर स्वास्थ्य रहता है। तो यह भौतिक वातावरण भी उस पर बालक के विकास को प्रभावित करता है, जो कि बाह्य कारक है। वही सामाजिक वातावरण की बात करें तो यह मानव निर्मित परिस्थितियों से संबंधित है। इसमें शामिल है परिवार, पड़ोस, समाज, रीति रिवाज, मित्र, परंपराएं। पूछा जाता है इनमें से कौन सा सामाजिक वातावरण है, तो ये देख सकते हैं सामाजिक वातावरण में ये सभी आ जाएगा। प्रभाव है व्यवहार जो है, जैसा आपका संस्कृति होगा, जैसा आपका समाज में रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी और परिवार में जो भी आपको सीखने को मिलेगी, उस पर बच्चों का जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है। जैसे कि देखा जाता है कि जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलता है अपने परिवार से, तो वहाँ के बच्चे भी जो है अच्छे निकलते हैं। और देखा जाए तो कहीं ऐसा समाज या ऐसे आसपास इन्वायरमेंट होता है जहाँ ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज वाला, तो वहाँ के बच्चे जो है बचपन से ही गाली गलौज करने में या किसी प्रकार के जो है मानसिक रूप से मतलब ज़्यादा परेशान रहने वाले होते हैं। तो ये उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है या चिड़चिड़ापन रहता है उनमें। तो इस प्रकार जो है ये जो सामाजिक वातावरण है वो बच्चों के व्यवहार पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, अनुशासन पर, नैतिकता पर, सामाजिक कौशल पर। यदि अच्छे समाज से बिलोंग करेंगे जहाँ का रीति रिवाज संस्कृति अच्छा रहेगा तो उनमें नैतिकता का भाव अच्छे से जागृत रहता है, और नहीं तो नैतिकता की कमी पाई जाती है। तो ये प्रभाव जो है सामाजिक वातावरण के कारण हमें देखने को मिलता है। वही उदाहरण की बात करें तो संस्कारी परिवार शिष्ट व्यवहार और हिंसक वातावरण आक्रामकता को बढ़ावा देता है। तो यह बच्चों के विकास पर मुख्य रूप से प्रभाव डालता है सामाजिक वातावरण, जो कि एक बाह्य वातावरण है। वही सामाजिक वातावरण के दो उपभाग हैं, जिसमें सांस्कृतिक वातावरण है, मनोसामाजिक वातावरण है दूसरा। तो सांस्कृतिक वातावरण में आ जाता है समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा, धर्म, मूल्य। तो संस्कृति, भाषा, धर्म, बड़ों का सम्मान, त्यौहार मनाने की परंपरा, भाषा का प्रभाव। जैसे जिस क्षेत्र से बिलोंग करेंगे उस क्षेत्र का वो बच्चों का मातृभाषा होगा। हम क्षेत्र वाइज जान जाएंगे कि हमें, जैसे कि एक छत्तीसगढ़ी जो बच्चा रहेगा जो अपने ग्रामीण जीवन से जो है निकल के आया रहेगा, तो वो बच्चों का लैंग्वेज और एक शहरी बच्चों के लैंग्वेज में फ़र्क रहेगा। तो वही फ़र्क है समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा, धर्म और मूल्य, ये सभी में। तो ये सांस्कृतिक वातावरण दिखाता है। वही मनोसामाजिक वातावरण की बात करें तो सामाजिक प्लस मानसिक प्रभावों का संयुक्त रूप है। इसमें शामिल है भावनात्मक सुरक्षा, माता पिता का स्नेह, प्रोत्साहन, सामाजिक समर्थन। स्नेहपूर्ण वातावरण है तो आत्मविश्वास बच्चों का अच्छे से रहता है, मजबूत रहता है। वही यदि बच्चों का बात बात में उपेक्षा किया जाता है तो उसमें बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो यह भी बच्चों के विकास को, मुख्य रूप से मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं मनोसामाजिक वातावरण। इस प्रकार हमने वातावरण को भी अच्छे से समझे, उसके प्रकारों को भी समझे। आंतरिक वातावरण क्या है, बाह्य वातावरण क्या है। बाह्य वातावरण में भी सामाजिक कारण, सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण, और सामाजिक वातावरण में देखा जाए तो सांस्कृतिक वातावरण को अच्छे से समझे। अब हम वंशानुक्रम, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे और इस वीडियो में हमने वातावरण को देखे, तो दोनों को मिला के दोनों का अंतर समझेंगे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है, जिनमें ये दो मुख्य कारक है, जैविक एवं सामाजिक, जो कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या वंशानुक्रम तथा वातावरण कहेंगे। जिसमें एक तरफ है जैविक विकास या वंशक्रम, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरी तरफ है सामाजिक विकास या वातावरण, जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं। तो पहला है जैविक विकास का दायित्व किस पर होता है, माता पिता पर होता है। माता पिता से जो है बच्चों में जो भी पैतृक गुण होते हैं वो हस्तांतरण होते जाता है, और उसका जो है मुख्य कारण है पितृैक जीन्स, जो कि माता पिता से या पूर्वजों से जो गुण होते हैं वो माता पिता से बच्चों में हस्तांतरण होते जाते हैं। तो वो जीन के माध्यम से होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वंशानुक्रम को बहुत ही बारीकी से समझे थे। वही सामाजिक विकास का दायित्व किस पर होता है, वातावरण पर होता है। जैसे कि जैविक विकास का दायित्व किस पर होता है, माता पिता, तो सामाजिक विकास का दायित्व पूरे वातावरण पर होता है, इन्वायरमेंट पर होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम कहते हैं और समाज से संबंधित विकास को वातावरण
कहते हैं। इसे प्रकृति भी कहा जाता है, नेचर, और इसे पोषण कहा जाता है, नर्चर। विकास इन दोनों के परिणाम स्वरूप है, दोनों का जो है अंतर क्रिया का परिणाम है। विकास जो बच्चों में होता है ये दोनों का परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण। ये स्किनर के द्वारा बताया गया है कि विकास जो होता है वो प्राणी के वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के अंतर क्रिया का परिणाम है, ये बताया गया है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संदर्भ में। चलिए अब हम वंशानुक्रम व वातावरण के संबंध पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाले मनोवैज्ञानिकों का कथन देखते हैं। जैसा कि हमने ये भी देखे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वंशानुक्रम बच्चों के विकास में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बच्चों के विकास में। और इसमें हम देखने वाले हैं कि दोनों के सामंजस्य जरूरी है, ऐसे भी दृष्टिकोण रखने वाले हैं। जैसे कि पहला है व्यक्ति के निर्माण या एकीकरण, और दूसरा है मानव व्यवहार या गुणों का प्रकटीकरण के रूप में। तो इसमें देखेंगे तो व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न ही केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविक कारक और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। अर्थात जैविक कारक और सामाजिक, अर्थात देखा जाए तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों का एकीकरण होना बहुत जरूरी है, दोनों का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। इसको किसने बताया? क्रो और क्रो के द्वारा। वही व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं, वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। गुणनफल बताया गया है। जब भी योगफल और गुणनफल जैसे शब्द आपको दिखाई दे तो आप वुडवर्थ और मार्क्वेस को डालिएगा। विकास बराबर क्या होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। तो यह वुडवर्थ का कथन है, मार्क्वेस का कथन है। वही प्रकटीकरण के मानव व्यवहार के रूप में बताया गया है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है, मॉर्स एवं विंगो के द्वारा कहा गया। वही जीवन के सभी गुण वंशक्रम हैं, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। अर्थात जीवन का सभी जो गुण होते हैं वो वंशक्रम है या वंशानुक्रम है, लेकिन इन गुणों का प्रकट होना या प्रकट कराना या सामने लाना पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये मैकाइवर व पेज के द्वारा दिया गया कथन है। तो ये रही वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्व को बताने वाले मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण। आगे अब हम देखेंगे प्रकृति और पालन पोषण या प्रकृति पालन पोषण विवाद, नेचर नर्चर डिबेट कहते हैं। तो इसमें देखते हैं बालक के विकास किससे अधिक होता है, वंशानुक्रम से या वातावरण से। तो ये डिबेट से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी भी आप उठा के देखिए, अभी जो हाल ही में सीटेट का पेपर हुआ 2026 का, उसमें भी इसके डिबेट से प्रश्न अच्छे से पूछा गया है। प्रकृति बराबर जो है वंशानुक्रम, अर्थात प्रकृति नेचर को ही वंशानुक्रम हेरिडिटी कहते हैं, वही पालन पोषण नर्चर को ही वातावरण कहते हैं। अर्थ देखेंगे वंशानुक्रम का, तो जन्म से पहले माता पिता से मिलने वाले जैविक गुण क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। विशेषताएं की बात करें तो यह स्थिर होती है, जन्मजात होती है, जीन आधारित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। वही इधर देखें इसका अर्थ वातावरण का, तो जन्म के बाद मिलने वाले सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक प्रभाव क्या कहलाते हैं? वातावरण कहलाते हैं। ये क्या होती है? गतिशील होती है। स्पष्ट रूप से इससे प्रश्न कई बार बना है कि प्रकृति खालिस्तान होती है और पोषण अर्थात वातावरण खालिस्तान होती है। तो याद रखिएगा प्रकृति जो होती है वो स्थिर होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि यह जो है कुछ समय तक जो है देखा जाए तो इसमें ज़्यादा जो गुण मिला रहता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन वातावरण होता है वो समय के हिसाब से, जैसा वातावरण मिलेगा वैसे जो है बालक अपने आप को ढाल लेता है या अनुकूलन कर जाता है। तो यह जो है वातावरण पर डिपेंड करता है कि बच्चा का विकास कैसे हो रहा है। तो याद रखिएगा वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी स्थिर है, स्टेबल है, और वातावरण गतिशील है। और यह जो है अनुभव आधारित सुधार योग्य होते हैं। अर्थात जो है जैसे कि वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं और इसमें जो है परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील कैसे होते हैं? क्योंकि ये अनुभव आधारित होते हैं और सुधारा जा सकता है उचित वातावरण मिलने पर। वही उदाहरण देखें तो आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, रक्त समूह, कुछ रोग, ये क्या होते हैं? वंशानुक्रम की देन होते हैं। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि यह अपने पिता के ऊपर गया है, त्वचा भी उनके जैसे चेहरे हैं, उनके जैसे आँख है, बालों की बनावट या रक्त समूह जो है माता पिता से प्राप्त हुआ है या माता से मिलेगा या पिता से। तो और कुछ रोग जो है
वंशानुगत रोग होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, बहुत से जो रोग होते हैं वो वंशानुगत आते हैं अर्थात माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो उसे जो है हेरिडिटी में रखा जाता है। यह विकास का आधार फाउंडेशन होता है। ये जो वंशानुक्रम है वो विकास का आधार या फाउंडेशन होते हैं। उदाहरण इसमें देखें पालन पोषण में तो शिक्षा, परिवार का स्नेह, सामाजिक मूल्य, मित्र समूह, आर्थिक स्थिति, इन सभी पर डिपेंड करता है कि बालक का विकास कैसे हो रहा है। यदि अच्छे शिक्षा मिलता है तो उनका विकास जो है अच्छे से होगा, परिवार का स्नेह मिलता है तो वो और जो है उसमें ज़्यादा डेवलप होगा। सामाजिक मूल्य, मित्र समूह, आर्थिक परिस्थिति, ये सभी जो है बालक के विकास को जो है प्रभावित करते हैं। यह विकास को दिशा और आकार देते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम क्या होते हैं, विकास का आधार, तो यह विकास को दिशा और आकार देते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति, पालन पोषण, विवाद, नेचर नर्चर डिबेट में जो महत्वपूर्ण जो शब्द है उसे याद रखिएगा। स्टेबल होते हैं वंशानुक्रम और ये गतिशील होते हैं और ये जो है विकास का आधार है और ये दिशा और आकार देते हैं। तो ये रही आपका वंशानुक्रम और वातावरण। आने वाले वीडियो में हमने न्यू पैटर्न पर इससे टॉप एमसीक्यू तैयार किए हैं जो अभी हाल ही में सीजीटेट और सीटेट में भी इससे प्रश्न बना है, वो भी शामिल है। और साथ ही ज़्यादातर प्रश्न आपको कूट संबंधी, सही सुमेलित और एसर्शन रीजन वाला मिलेगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।